नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का आधुनिक जो पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उसी को मैं लेकर आया हूँ। ये 30 क्वेश्चन को आप बना कर देखें, इसको सॉल्व करके देखें। मैं कहता हूँ यकीनन बहुत मज़ा आएगा। आप इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो ये दिमाग में रखिए कि इस क्वेश्चन को खुद से मैं कितना सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश सांसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है। तो देखिए भारत में जो ब्रिटिश सांसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ये कंपनियों पर थोड़ा सा उनका जो मनमानी चल रहा था उसे रोकने के लिए किया गया था। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो 1776, 1784, 1833 और 1773। तो इसका सही उत्तर होगा 1773 को ब्रिटिश सांसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। यानी देखिएगा कलकत्ता में जो उच्चतम, पहले अभी तो वर्तमान में हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में है, लेकिन उस जमाने में जब ब्रिटिश इंडिया थी उस समय कंपनी के समय ही जो उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था, तो 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वो आपका कलकत्ता में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1774। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी ये 1774 ईस्वी में की गई थी और यही 1774 ईस्वी में जो इसे स्थापित किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। देखिए हमने अभी बताया कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। तो उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, एक क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश और आपका 3 अन्य न्यायाधीश। यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना था उसमें उन बॉडी में कितने, मतलब तो एक आपके मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति दी गई थी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए जैसे ही मुगलों के द्वारा इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल के क्षेत्र में उसे दीवानी प्राप्त होती है, अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त होती है, तो अंग्रेज बंगाल के क्षेत्र में शासन करना शुरू करते हैं।
उसके बाद पहले क्या था कि 3 प्रेसिडेंसी थी, तो 3 प्रेसिडेंसी में आपका एक बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास और बंगाल। तो तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर होते थे। लेकिन क्या हुआ कि आपका बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल, बंगाल का एक गवर्नर जनरल बनाया गया जो तीनों प्रेसिडेंसी की देखरेख करेंगे, यानी बंगाल, मद्रास और क्या बोलते हैं उसको, बम्बई प्रेसिडेंसी, तीनों का एक बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और वो तीनों का देखरेख करते थे। तो इसके कारण क्या था कि बहुत सारी जो शक्तियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास नहीं थी। तो यह जो शक्ति दी गई थी, 1786 का जो अधिनियम पारित हुआ था, 1786 का जो अधिनियम पारित हुआ था, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति दी गई थी। यानी जो गवर्नर जनरल थे वो बोर्ड की बात को नहीं भी मान सकते, उनसे राय मशवरा ले सकते हैं, या इनके ऊपर पूरा बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर डिपेंड था कि वह सलाह मशवरा ले या ना ले। तो थोड़ा सा अधिक शक्ति दिया गया था। तो 1776 का जो अधिनियम था वो जो था ना, एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, 1786 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति दी गई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे अभी आप देखते होंगे कि भारत में रक्षा बजट अलग होता है, शिक्षा बजट अलग होता है। तो उस समय भारतीयों के शिक्षा के लिए कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं था कि भारतीयों के का जो स्थिति है शिक्षा को सुधारने के लिए एक अलग से बजट बनाया जाए, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो यह जो है ना, ये पहली बार लाया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813। तो ये चार्टर एक्ट 1813 का जो समय था, इसी एक्ट के तहत भारतीयों के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया था और प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपया खर्चा होगा भारतीयों के शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य से जो एकाधिकार प्राप्त लेके आई थी कि भारत के क्षेत्र में सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं, तो ब्रिटिश के जो सांसद थे वो उन पर ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों भारत से व्यापार करे। हम लोग भी जाके, बहुत सारी कंपनियां चाहती थी कि हम लोग भी भारत के क्षेत्र में जाके व्यापार करें। तो इस दबाव के चलते जो ब्रिटिश सांसद थे उन्होंने एक एक्ट पारित किया था और उसी एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था कि अब कोई भी कंपनियां जाके भारत के क्षेत्र में व्यापार कर सकती है, लेकिन उनको कुछ ऐसे जो शर्त थे उनको रखा गया था। जो चाय का क्षेत्र होता है कि चाय का व्यापार और चीन के साथ ये दोनों व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास रहेगा, बाद बाकी सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार। चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी कहा गया था कंपनी को कि आप भारत में सिर्फ चाय का एकाधिकार, चाय का जो व्यापार का अधिकार सिर्फ आपके पास है और चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, बाद बाकी सारे इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का
गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया गया है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने बताया था कि 3 प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था, तो उनका हेड तो बनाया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को, लेकिन संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल था ये बनाया गया था 1833 में। एक एक्ट पारित किया गया था, चार्टर एक्ट 1833। इसके अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगर यह इतिहास में क्वेश्चन भी पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। लॉर्ड विलियम, ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था, ठीक है। और उससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे, लेकिन संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन बने थे, तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। तो देखिए यह भी आपका वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी से थोड़ा सा इसको हमने क्वेश्चन के स्वरूप को बदल दिया है कि अगर इस टाइप से पूछे तो आपका दिमाग में क्लिक कर जाए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए चार्टर एक्ट जो था आपका 1833 का, इस एक्ट के अंतर्गत संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका मतलब है कि शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत देश की शासन प्रणाली का क्या किया गया, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण कर दिया गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत में सिर्फ चाय व्यापार का ही रह गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, मैंने पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि 1813 में एक चार्टर एक्ट पारित होता है। उस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के सारे अधिकार को छीन लिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत में सिर्फ चाय व्यापार का रह गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस चार्टर एक्ट के तहत सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाले की शिक्षा नीति आई थी। मैकाले जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के समय थे और इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत जो है ना वो मैकाले का ही, देखिए मैकाले की ही देन है कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने शुरू किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा चार्टर एक्ट 1833। यही एक्ट में हमने आपको बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और मैकाले को भी इसी चार्टर एक्ट के तहत कानूनी सदस्य के रूप में भी शामिल कर लिया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपको पहले मैंने बताया था कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत लाया गया था। तो इसमें हमने ये भी बताया था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ पे जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे, तो ये बने थे सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे जो है ना ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के बने थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है
किस चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, पहले क्या था कि जो सिविल सेवक होते थे वो मोस्टली जो होते थे वो ब्रिटेन के होते थे, लेकिन एक चार्टर एक्ट पास होता है उसके बाद मतलब यह क्या किया जाता था कि खुली भर्ती हो गई, प्रतियोगिता परीक्षा हो गया। भले ही वो प्रतियोगिता परीक्षा ब्रिटेन में होता था, लंदन में होता था, लेकिन यह परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। उसके बाद वह एग्जाम में पास करने के बाद, जो साक्षात्कार है उनको पास करने के बाद भारत में सिविल सेवक के पद पर रह सकता है। तो यह जो था ना, ये आपका 1853 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस एक्ट के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था? तो आपको पता होगा कि 1857 की जब क्रांति होती है तो इस क्रांति में जो भारत के नेता, मुख्य जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, इन्होंने भारत की सत्ता को हिला के रख दिया था और उसके बाद ब्रिटिश सांसद को इस पर संज्ञान लेते हुए एक भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा था और उसके बाद जो ब्रिटिश क्षेत्र का जो सत्ता वो सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1858। यहाँ से आपको भारत शासन अधिनियम देखने को मिलेगा, उससे पहले आप देखिएगा तो चार्टर एक्ट के रूप में जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 को 58 के तहत जो शासन है, भारत का शासन, वो सीधे ब्रिटिश क्राउन को यानी ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1833, सॉरी, भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1853। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद तुरंत जो ब्रिटिश सांसद थे उनको एक भारत परिषद अधिनियम 1861 में लाना पड़ा था और इसके अंतर्गत भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। तो ये कब किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1813, भारत शासन अधिनियम 1892, चार्टर एक्ट 1833। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो उस समय जो थे ना, वो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की भी उपाधि मिल गई थी, मतलब संज्ञा दे गया था कि ये भारत के वायसराय होंगे। तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, तो उनके अंतर्गत ये भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो पास हुआ था, इसके अंतर्गत भारत के जो वायसराय हैं वो अध्यादेश आपातकाल की स्थिति में जारी कर सकते हैं, जैसे अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? तो देखिए, उससे पहले जो बजट तैयार होता था, तो अभी भी देखते होंगे कि सांसद में बजट सत्र चलता है तो उसमें पक्ष विपक्ष के जो लोग होते हैं उस पर बहस करते हैं। तो अभी उस समय क्या था कि
केंद्र में जो विधान परिषद में बजट चलता था उसमें भारतीय जो सदस्य होते थे उनको बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक अधिनियम पास होता है और उस अधिनियम के तहत भारत में जो बजट पेश होता है उस पर भारतीयों को, जो विधान परिषद में भारत के लोग जो सदस्य होते हैं उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। तो ये कब दिया जाता है? तो ये आपको भारत शासन अधिनियम 1892 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो भारत के जो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य होते हैं उनको बहस करने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत सीमित अर्थों में भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि सीमित अर्थों में यानी भारत में जो निर्वाचन पद्धति का आरंभ तो कर दिया गया था लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं था। आम लोग इसमें नहीं वोट डाल सकते थे। कुछ लोग जो हैं, जो सीमित लोग थे, वही लोग इसमें वोट डालते थे। ठीक है, तो यह जो हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1813, भारत शासन अधिनियम 1892, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1892 के अंतर्गत सीमित अर्थों में भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं? तो यह अधिनियम कब आया था? यह अधिनियम को भारत में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो आया था ना, ये भारत शासन अधिनियम 1909, यह ब्रिटिश सांसद द्वारा जो पास किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 20वां आज का प्रश्न है वो है आपका कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी? अब यहीं से समझिए, भारत में हम समझते हैं कि भारत में जो भारत के बंटवारा की नींव यानी भारत पाकिस्तान जो अलग हुआ था उसकी नींव समझिए तो यहीं से शुरुआत पर गई थी। मतलब उसका नींव जो है ना, यही भारत शासन अधिनियम के द्वारा समझ लीजिए कि डाला गया था कि एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जो भारत में धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा संभव है। तो यही अंग्रेजों ने क्या किया था, एक ऐसा अधिनियम पास किया था जिस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो ये कब किया गया था? तो यही भारत शासन अधिनियम 1909। यह शासन अधिनियम जो है ना, भारत शासन अधिनियम 1909, समझ लीजिए कि यहीं से अगर कभी घुमा के पूछ दिया जाए कि मतलब भारत में मुस्लिम लीग का जो अलग से मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी वो कब की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909 जो है ना, यहीं से यह किया गया था। और इस समय लॉर्ड मिंटो थे, भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसको ध्यान में रखना है। पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था? मार्ले मिंटो सुधार, और यहाँ पे पूछा गया है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार जो है ना, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। परिणाम ये होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी भारत शासन अधिनियम के बाद होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है
कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। तो भारत में पहली बार जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है ना वो आपको प्रत्यक्ष रूप से अपनाई गई थी। ये भारत शासन अधिनियम 1919 जो होता है ना, इसी के बाद भारत में क्या हुआ था कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रणाली अपनाई गई थी। उसके बाद भारत में वोटिंग व्यवस्था भी शुरू हुआ था। बाद में फिर आगे चल के महिलाओं दलितों के लिए भी वोट का व्यवस्था किया गया था। उसके बाद हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो वहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एक आप देखे होंगे कि बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी। बंगाल के क्षेत्र में, यानी बंगाल क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था बाद में। तो यह किनके द्वारा, वह यहाँ पे बंगाल नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया है प्रांतों में द्वैध शासन। तो वह जो किया गया था वो आपको किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो इसे आप ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त की गई थी। हमने ये भी बताया कि बंगाल के क्षेत्र में 1765 में द्वैध शासन शुरू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन्हें 1772 में क्या किया था, समाप्त किया गया था। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी तरीके से आ गया कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कब किया गया था। तो ये किया गया था आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। समाप्त कब किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। और यही द्वैध शासन को लागू केंद्र में कब किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान। ये 3-4 क्वेश्चन को 1-2 बार आप देखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली को लागू कब किया गया था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि किस अधिनियम के तहत भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीयकृत बैंक की जरूरत थी, और यह जो था ना वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि किस शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। और यह जो है ना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना किया गया था। लेकिन इसके लिए जो नियम लाए गए थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लाए गए थे। ये था हमारा 26वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं एवं श्रमिकों को शामिल किया गया था। तो आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो सीमित शर्तों पर निर्वाचन पद्धतियां शुरू की गई थी, तो ये भारत शासन अधिनियम 1892 के अंतर्गत यहाँ पे सभी लोग मत नहीं दे सकते थे। लेकिन यह कौन सा ऐसा अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत दलित जाति, महिलाओं और श्रमिकों को भी भारत के निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया था? तो ये आया था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। 1935 के अंतर्गत दलित जातियां, महिला एवं श्रमिकों को शामिल किया गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किस व्यक्ति ने दास्ता का चार्टर से संबोधित किया? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन मैं समझता हूं मैंने पिछले 2-3 सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को देखा था, थोड़ा सा घुमा के दिया है, क्वेश्चन को घुमा के दिया है। यानी दास्ता का चार्टर का मतलब दास मतलब एक तरीके से समझिए गुलाम। तो गुलामी का चार्टर, इसको हम कहीं कहीं आपको घुमा के दे देगा कि गुलामी का चार्टर किस भारत शासन अधिनियम को कहा गया? तो 1935 को कहा गया था। और किसने कहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को किस व्यक्ति ने दास्ता का चार्टर या गुलामी का चार्टर से संबोधित किया था? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना, उसको दास्ता का चार्टर या गुलामी का चार्टर से संबोधित किया। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल यहीं से सीधे आ गए। और उस समय देखिए कहा गया था कि यह दास्ता का चार्टर है। चलिए, ये तो दूसरी बात हुई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब पारित हुआ था? तो देखिए, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार ना 1919 में पारित हुआ था। वही भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार पारित हो गया था। लेकिन इसे लागू किया गया था 1920 में। आप ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान देंगे कि पारित और लागू क्या कहा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और जान ले कि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने पारित किया था। यानी विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसे? तो न्यूजीलैंड ने शुरू किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यानी हमारा ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? यानी यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि किस चार्टर एक्ट या किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है वो प्रेरित किया गया है। तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसको यहीं से प्रेरित किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं समझता हूँ कि आप इस सेशन को देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि ये 30 क्वेश्चन में आप कितना पहले से जानते थे, कितना इनमें जो क्वेश्चन सट के यानी कन्फ्यूजन टाइप का जो ऑप्शन है या कन्फ्यूजन टाइप का जो क्वेश्चन है उसे जानने की कोशिश करें। कभी आपका एग्जाम में जो भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं। और हमारा जो आज का सेशन है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल बटन को जरूर दबाइए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले वीडियो ये पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।